मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लगातार हमारी बातें जो हो रही हैं, आजकल आप देख रहे होंगे कि ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हीं पर हम लोग एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, यह हमारे 50 प्लस जो प्रश्न हैं आज आपके सामने, यह बहुत ही शानदार हैं। तो फिर देर किस बात की है, संख्या को बढ़ाइए और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर लाइक करिएगा। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा, क्या कहता है पहला प्रश्न? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोरम व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? कोरम का मतलब क्या होता है दोस्तों? गणपूर्ति। क्या होती है? गणपूर्ति होती है। और गणपूर्ति का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में है। कहां पर है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में है। गणपूर्ति का मतलब क्या होता है? न्यूनतम सदस्य संख्या। न्यूनतम सदस्य संख्या कहने का मतलब यह है, जिस दिन इससे कम सदस्य संख्या उपस्थित होगी उस दिन सदन की कार्यवाही का संचालन नहीं होगा। तो लोकसभा के लिए कितना रखा गया है? लोकसभा के लिए 55 सदस्य हैं वर्तमान में, जबकि राज्यसभा के लिए, ठीक है, जबकि राज्यसभा के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या जो है वह 25 है। दोस्तों, क्यों? क्योंकि गणपूर्ति होती कितना है? याद रखना, कुल सदस्य संख्या का 1/10 होती है। कितना? 1/10 होती है। अगर हम 550 को यहां से देखते हैं, जी हाँ दोस्तों, जो आपका बहुत शानदार बातें हैं भाई, 552, तो इस समय 550 ही, तो 550 का 1/10 निकालते हैं तो 55 सदस्य ही ना आएंगे, और राज्यसभा में 25 ही आएंगे क्योंकि 250 है अधिकतम। तो इसलिए गणपूर्ति का मतलब यह हुआ। अगला प्रश्न आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, नगर पंचायत, पंचायतों का चुनाव और द्विस्तरीय व्यवस्था। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उल्लेख कहां है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कहां पर है, अर्थात B.R. मेहता द्वारा दिया गया था। क्या? एकदम सही बात है, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। द्विस्तरीय व्यवस्था किसने दिया था? तो द्विस्तरीय व्यवस्था आपका नहीं, अशोक मेहता समिति ने दिया था। जबकि नगर पंचायतों का जो चुनाव है वह 74 में है, और पंचायतों का जो चुनाव है वह अनुच्छेद 73 में है। तो इस तरह आपका जो ऑप्शन जाता है वह थर्ड नहीं है, फोर्थ सही हो रहा है। कहां? फोर्थ सही हो रहा है। पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का 1 और चौथे का चौथा। आपको पता होना चाहिए, जब B.R. मेहता समिति आई थी और उसके बाद, ये क्या, B.R. मेहता का मतलब बलवंत राय मेहता समिति, जब उसके बाद यह अपनी रिपोर्ट देती है तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात इसी ने कही थी दोस्तों, कि लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यात अध्यादेश क्या रहता है दोस्तों? अनिश्चित काल तक प्रभावी रहता है। क्या? बिल्कुल नहीं रहता है। यदि लोकसभा विघटित हो जाए तभी प्रभावित होगा, जी नहीं। संसद के पुनः समेत होने पर उसके समक्ष रखा जाना चाहिए। यह एकदम 100% सही बात है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को क्या करता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। क्या? अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। और यह राष्ट्रपति
राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है? विधायी शक्ति होती है। और अध्यादेश एक अल्पावधि, ठीक है, अल्पावधि का होता है दोस्तों, कानून होता है। क्या होता है? अल्पावधि कानून होता है। अब देखिए दोस्तों, जो अध्यादेश है यह न्यूनतम जो इसके लिए अवधि रखी गई है, न्यूनतम अवधि जो रखी गई है वो कितना रखी गई है? वह 6 सप्ताह रखी गई है। क्यों रखी गई 6 सप्ताह? कि दोस्तों जिस दिन से सदन प्रारंभ होगा उस दिन से यह 6 सप्ताह के लिए ही क्या होगा? प्रभावी रहेगा। उसके बाद यह समाप्त हो जाएगा। अगर इससे पहले संसद का सदन इसे पास करवा लेता है तो यह पूर्णकालिक कानून में बदल जाएगा, नहीं तो समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकते हैं, अध्यादेश के खिलाफ चुनौती दी जा सकती है, यह सारी चीजें जानिएगा। जबकि अधिकतम समय कितना दिया गया है दोस्तों? अधिकतम समय जो है, अधिकतम अवधि या समय 6 माह 6 सप्ताह की होती है। 6 माह 6 सप्ताह की होती है। तो यहां से भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें संपत्ति का अधिकार निहित है? आपको पता होना चाहिए संपत्ति का अधिकार पहले हमारा 6वां मौलिक अधिकार होता था। क्या बताइए बेटा? तो जी हाँ दोस्तों, पहले 6वां मौलिक अधिकार हुआ करता था। और इसका उल्लेख कहां पर था? अनुच्छेद 31 में था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा करके ने अनुच्छेद 300A में रखा गया। कहां पर? 300A में रखा गया, कानूनी अधिकार के रूप में। कैसे? कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो इस तरह आप यहां से भी समझ सकते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने, धन विधेयक की परिभाषा निम्नलिखित में से किसमें दी गई है? दोस्तों कोई भी विधेयक धन विधेयक है, यह लोकसभा का अध्यक्ष बताता है या फिर विधानसभा का अध्यक्ष बताता है? क्या? विधानसभा का अध्यक्ष बताता है। लोकसभा अनुच्छेद 110 के तहत, विधानसभा अनुच्छेद 199 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 199 के तहत यह सारा प्रोसेस दिया हुआ है। राज्य का जो धन विधेयक है अनुच्छेद 199 और लोकसभा का जो है वह आपका अनुच्छेद 110 में है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, धन विधेयक सर्वप्रथम कहां रखा जाता है? लोकसभा में। और राज्यों में कहां रखा जाता है? विधानसभा में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सीधा सीधा। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनसे आग्रह है मेरी कि वह अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। लगातार संख्या में बराबर बने रहें और इसी तरह श्रृंखला जो चल रही है आपकी, ताबड़तोड़ बातें होंगी। जो भी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं, वादा करते हैं हम इस मंच से कि 100% प्रश्न यहीं से आएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। आप एग्जाम में उठा करके देख लीजिएगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। आपको बता दे, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में होती है। राज्यपाल में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के तहत साफ साफ लिखा है कि राज्य की कार्यपालिक शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल इन शक्तियों का स्वयं प्रयोग कर सकता है या वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी कर सकता है। तो दोस्तों ये बातें आपको पता होना चाहिए कि राज्य की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वह राज्यपाल ही होता है। क्या? राज्यपाल ही होता है। अनुच्छेद 53 के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका, अनुच्छेद 53 के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति होता है। वह कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो इस तरह आप यहां से राज्यपाल सही आंसर टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अनुच्छेद 51A के खंड के किसके द्वारा जोड़ा गया
दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितना? 10 मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और जो के लिखा है इसका मतलब 11वां मौलिक कर्तव्य है, और यह जब जोड़ा गया था तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा? 46वें संविधान संशोधन है, जी हां, जो अटल बिहारी वाजपेयी की समय में हुआ था। और इसके लिए आपने देखा होगा वेंकटचलैया समिति, जो आपको याद होगा। भारत की संचित निधि प्रभारित व्यय क्या है दोस्तों? संसद के मत के लिए प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा के मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है, संसद के मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो भारत की संचित निधि है, ठीक है, जो संचित निधि है इसका उल्लेख कहां है दोस्तों? तो अनुच्छेद 266 में है। कहां पर है? अनुच्छेद 266 में है। और जितनी समस्त निधियां बनाई गई हैं उसमें से यह सबसे बड़ी निधि होती है। क्या? सबसे बड़ी निधि है, सबसे बड़ी निधि है, ठीक है, बड़ी निधि है। और आपको बता दे ये संचित निधि से ही क्या होता है दोस्तों? धन, जी हां दोस्तों, चाहे ब्याज का हो या फिर कोई अनुदान मिला हो या फिर दोस्तों राजस्व देश का पूरा जाकर के यही कलेक्ट होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के साथ साथ समस्त हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जी हां, CAG, जी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मतलब लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को सारा वेतन यहीं से दिया जाता है। तो संसद के मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है। किसके मत के लिए प्रयुक्त नहीं होता है दोस्तों? मत नहीं कर सकते हैं, इसमें भारित व्यय का मतलब है, लेकिन बहस कर सकते हैं। क्या? बहस कर सकते हैं, मत नहीं दे सकते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला प्रश्न, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आपके जीवी मावलंकर साहब थे। इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या नाम था? गणेश वासुदेव मावलंकर था। यह जानना आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना, गणेश वासुदेव मावलंकर। और गणेश वासुदेव मावलंकर यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि यह एक ऐसे अध्यक्ष प्रथम हैं जिनकी अर्थात पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। अध्यक्ष हैं, पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ यह पहले अध्यक्ष हैं जिनका याद रखिएगा दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव आया था इनके खिलाफ। क्या? अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ आया था, यह भी पता होना चाहिए। यह आपको पता होना चाहिए जेबी मावलंकर जब संविधान सभा बनी थी तो उस सभा में आपको पता होना चाहिए जब सभा संसद के रूप में काम करती थी तो उसकी भी अध्यक्षता आपके जीवी मावलंकर जी ही कर रहे थे। ये बातें आपको क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न आने से पहले आपके टॉप जो बहुत महत्वपूर्ण टॉप 30 प्रश्न है दोस्तों मॉक टेस्ट से संबंधित, वह इस समय जबरदस्त आपके सामने आया हुआ है। और जो बच्चे यूपीएसआई से संबंधित जी हां प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं उनसे निवेदन है कि वह एक बार यहां पर ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं जो उनको नो डाउट सफलता की सीढ़ी तक ले जा सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जुड़िए और दिए गए नंबर पर कॉल करके समस्त जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या जो वर्तमान में है दोस्तों वह इस समय 543 हो गई है। कितना हो गई है?
543 हो गई है, पहले 545 थी। कैसे हो गया दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कि 545 सदस्य संख्या में जो 543 सदस्य हैं वह निर्वाचित होकर के आते हैं। कहां से आते हैं? निर्वाचित होकर के आते हैं। यही निश्चित सदस्य संख्या कहा जा रहा है, क्योंकि ये दो मनोनीत वाला नौटंकी अब समाप्त हो गई है। मनोनीत को समाप्त कर दिया गया है। जो राष्ट्रपति द्वारा दो आंग्ल भारतीयों को, राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीयों को क्या किया जाता था? मनोनीत किया जाता था। आंग्ल भारतीय को वह समाप्त कर दिया गया है। अब ऐसा नहीं होगा। और आपको बता दे, कोई भी आंग्ल भारतीय अब मनोनीत नहीं किया जाएगा। यह कब हुआ? 104वां संविधान संशोधन 2019 में आया था, जो लागू 2020 से हुआ है, उसी के तहत ऐसा हुआ है। ठीक है, तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। कैसे? स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। तो दोस्तों, जब स्थगन कर दिया जाता है तो उसके अनुसार भी हो सकता है। सत्रावसान राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत करते, उसके तहत भी हो सकता है। विघटन कर दिया जाए तो उसके कारण भी होता है। तो उपरोक्त सभी यहां पर सही हैं। उपरोक्त क्या है? सभी यहां पर सही हैं। तो इस तरह आप यहां से देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। जी हां दोस्तों, मोहम्मद हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति का पद संभाले तब जब 1969 में क्या हुआ? जाकिर हुसैन जी की मृत्यु होती है। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है। तो उस समय बीबी गिरी क्या हुए थे दोस्तों? देश के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। ठीक है, उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। और यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बैठे। किसके रूप में? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बैठे। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जब राष्ट्रपति का चुनाव होने लगता है तो बीबी गिरी अपने पद से क्या दे देते हैं? इस्तीफा दे देते हैं। जब इस्तीफा दे देते हैं तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाता है। तब सुप्रीम कोर्ट के उस समय के मुख्य न्यायाधीश जो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने तुरंत क्या किया दोस्तों? जो मुख्य न्यायाधीश का पद छोड़ करके उपराष्ट्रपति के पद पर बैठते हैं। इसीलिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? आंसर गलत कर देते हैं। और शंकर दयाल शर्मा भी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। नीलम संजीवन रेड्डी और फखरुद्दीन अली अहमद, ये दोनों लोग उपराष्ट्रपति का पद नहीं ग्रहण किया था। नीलम संजीवन रेड्डी दूसरे ऐसे उपराष्ट्रपति हैं, ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध बने थे। याद कर सकते हो आप लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले निर्विरोध उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 और 4 सही हो जाता है। ठीक है, 1 और 4 सही हो जाता है। अगला क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग के एक्ट के तहत कलकत्ता में एक विलियम फोर्ट इमारत है। ठीक है, विलियम फोर्ट इमारत में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और यह सुप्रीम कोर्ट 1+3 कुल 4 न्यायाधीश थे इसमें। और जो न्यायाधीश प्रथम एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा एम्पे। ठीक है, एलिजा
मिर्जा एम्पे था और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उसमें आपका जी हाँ हाइड थे, चैम्बर्स थे और लेमेंस्टर थे, या 3 थे दोस्तों। तो इस तरह आप यहां से भी समझ सकते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया? तो यह जानना चाहिए आपको। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 ईस्वी में बर्मा पूरी तरह से क्या किया दोस्तों? भारत से स्वतंत्र हो गया। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था, आरबीआई की स्थापना हुई थी, बर्मा स्वतंत्र हो गया था, केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग सूचियों का क्या किया गया दोस्तों? गठन किया गया, अलग अलग सूचियां बनाई गई। कहने का मतलब संघीय सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची निकल करके आती हैं। तो इस तरह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही देखे होंगे संघीय न्यायालय की भी स्थापना की जाती है। तो बहुत सारे कार्य यहां से होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कार्य यहां से होते हैं। तो इसको भी आप देख सकते हैं ना, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त होता है, ठीक है। फिर केंद्र में द्वैध शासन स्थापित, केंद्र में द्वैध शासन स्थापित हो जाता है, ठीक है। फिर आपको यह भी पता होना चाहिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना, न्यायालय की स्थापना होता है। फिर आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों आरबीआई की स्थापना, आरबीआई का गठन। तो इस तरह बहुत सारी चीजें यहां से निकल करके आती हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? तो प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या किया गया था दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा जी को ने सर्वसम्मति से, जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठतम सदस्य होने के लिए जी हाँ अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये जानना चाहिए था दोस्तों। अगला क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जी प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जी हाँ दोस्तों के.एम. मुंशी थे। राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य टी.टी. कृष्णमाचारी जी थे और संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बाकी एस.सी. मुखर्जी तो यहाँ शामिल ही है। तो पहले का चौथा थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट हो रहा था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए इसमें क्या महत्वपूर्ण है। तो जो आपका नहीं याद रखिएगा ABCD ऊपर देना चाहिए था, वह ABCD आपका साथ में दे दिया है। तो पहले का A का चौथा होता है, ठीक है, A का चौथा होता है, B का तीसरा होता है, C का 1 होता है और D का आपका 2 होता है। यह सही है का? तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर आपका क्या? सेकंड सही है, यह याद रखिएगा, आप भ्रमित मत होइए। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार B.N. राव थे। B.N. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है, नहीं थे। कौन दोस्तों? B.N. राव। तो कौन थे B.N. राव? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। यह एक IAS अधिकारी थे, यह एक क्या थे? IAS अधिकारी थे। संविधान का प्रारूप, ठीक है, संविधान का प्रारूप अगर किसी ने तैयार किया तो वह B.N.
एन राव ने ही तैयार किया था। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? बी एन राव ने तैयार किया था, ये जानना चाहिए। यहां तक की बातें निकल करके आती है कि बी एन राव, ठीक है ना दोस्तों, पूरा निःशुल्क क्या है दोस्तों, संविधान के निर्माण में कार्य किया था। नहीं तो इस तरह की बातें भी है दोस्तों। आपका जो एक तरह से ताकत नहीं दिख रही है, आपके अंदर एक प्रकार का जोश नहीं दिख रहा है आपके प्रति, जी हां दोस्तों, जितना मैं कार्य कर रहा हूं वह बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो इस तरह आप यहां से समझ सकते हैं एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए। तो दोस्तों नए राज्य बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ साधारण बहुमत की जरूरत होती है। नए राज्य बनाने के लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ साधारण बहुमत की जरूरत होती है। कहने का मतलब 50% प्लस अगर मत इधर पड़ जाता है आधे से अधिक, तो वह नए राज्यों का गठन हो जाता है। नए राज्यों के गठन का जो उल्लेख है दोस्तों, वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद कानून बना करके ऐसा कर सकती है। कौन है? संसद कानून बना करके ऐसा कर सकती है। हिंदी इंडिविजुअल की जबरदस्त क्लास चल रही है दोस्तों, नितिन सर के नेतृत्व में यह क्लास ली गई है पूरा। अगर जो बच्चा हमारा ज्वाइन करना चाहता है तो इसमें कुछ छूट भी है, आप लोग इसका पालन कर सकते हैं। दोस्तों भारत में निम्नलिखित राज्यों के निर्माण के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। सही कालानुक्रम में तो आंध्र प्रदेश तो हमारा पहला ही है, नो डाउट। फिर इसके बाद हरियाणा का स्थान आता है, फिर इसके बाद आपके हिमाचल प्रदेश का स्थान आता है, और फिर आपके सिक्किम का भी स्थान आता है। किसका? सिक्किम का स्थान आता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहां पर आपका 1 3 2 4 एकदम सही है, 1 2 4 एकदम सही है दोस्तों, यह जानना चाहिए। हरियाणा आपका नहीं दोस्तों तीसरे नंबर पर है। कहने का मतलब जी हाँ बहुत महत्वपूर्ण है हरियाणा आपका नहीं। तो इस तरह आप यहां से भी देख सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, क्या करता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 7 प्रकार की स्वतंत्रता, 8 प्रकार की स्वतंत्रता, 9 प्रकार की स्वतंत्रता। चलिए दोस्तों, अगर यहां पर लिखा होता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 की धारा 1 प्रदान करता है, तो आपका 6 प्रकार की स्वतंत्रता एकदम सही है और यही कह भी रहा है। लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 की धारा 2 से लेकर के 6 तक में क्या किया गया है दोस्तों, जो उपरोक्त 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त हैं उन पर रोक भी लगाई गई है। और ये स्वतंत्रता कौन कौन सी है दोस्तों? बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। फिर आपको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है कहीं पर भी। फिर आपको संघ या पार्टी बनाने की स्वतंत्रता है। फिर आपको आवागमन की स्वतंत्रता है। फिर आपको रहने की स्वतंत्रता है, ठीक है। फिर आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो छठवां आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो ये कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एकदम सही है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं। सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एकदम सही है। दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सही है, ठीक है ना दोस्तों। यहां पर जो विधान परिषद दोनों सदन कह दिया है, इसमें विधान परिषद भी छिपा हुआ है। और विधान परिषद मात्र देश के 6 ही राज्यों में है, इसलिए विधान परिषद जी हां दोस्तों सम्मिलित राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती है। तो केवल
1 3 4 सही है। क्या केवल 1 3 4 सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वह भारत का नागरिक हो, एकदम सही बात है। वह 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका है, एकदम सही बात है। वह संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। संसद का सदस्य का मतलब अर्थात लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों होता है, ठीक है। लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों होता है और राष्ट्रपति की योग्यता में लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ना कि राज्यसभा की, इसलिए यह गलत हो जाता है। तो यहां 1 और 2 ही क्या है, सिर्फ सही है। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्री परिषद की सलाह पर, ठीक है, मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में नियुक्ति का दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्या होता है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773। इंग्लिश मिशनरियों का, जी हां दोस्तों, 1813। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य, चार्टर एक्ट 1833 है। तो इस तरह अपने आप में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहले का दूसरा, दूसरे का वन, पहले का दूसरा, दूसरे का वन, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, यह एकदम सही है, ठीक है, यह एकदम सही है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय सभा में, ठीक है, भारतीय सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो यह संविधान सभा का है दोस्तों, याद रखिएगा, सीधे जनता द्वारा, जी नहीं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना, भारतीय राज्यों के शासकों के ना, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। हाँ जी हाँ दोस्तों, याद रखना, जो संविधान सभा बनी थी, कब बनी थी दोस्तों? 1946 में बनी थी, जिसमें कुल 389 सदस्य थे। 389 सदस्यों में जो 296 सदस्य आए थे, वह याद रखना प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा ही चुनकर आए थे। तो इसीलिए तो कहा जाता है भारतीय संविधान जनता द्वारा नहीं बनाया गया है, यही कहा जाता है, लेकिन गलत है। आगे देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 164 है। अनुच्छेद 54 के तहत क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख, एकदम सही है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, भी। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति, ये भी सही है। तो भारतीय संविधान में ये जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, वह अपने आप में बहुत सही है। दोस्तों कहते हैं, जब हमारे गांव में एक कहावत थी, जब क्या होता था दोस्तों, हमने देखा है कि कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता था और क्या होता था, जब वह सुस्त पड़ जाता, मतलब कमजोर दिखाई देने लगता है कि अरे बाप रे अब कुछ नहीं होगा, तो गांव के लोग कहते थे, क्या वीर तेरा तेजा हार गया है क्या? रण में उतरना है तो पूरे जोश के साथ उतर और अपनी वीरता का परिचय दे। तो उसी तरह आप सभी लोग भी अपनी वीरता का परिचय दीजिए दोस्तों, तभी मजा आएगा। नहीं, आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा प्रश्न ज्यादा है, इसीलिए डीपली प्रश्न पर चर्चा करेंगे तो ज्यादा निकल जाएगा टाइम। इसी बात को ध्यान में रख करके कार्य किया जा रहा है। बहुत सारे बैचेस और बहुत सारी चीजें हमारे, जी हाँ,
चैनल पर उपलब्ध हैं। आप सभी लोग इसमें भागीदारी अपना पूरा का पूरा दे सकते हैं। अगला क्या कहता है दोस्तों, सुमेलित करना है और यहां पर बहुत बारीक में दिया हुआ है, मालूम नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन मैं पढ़ करके बहुत बताऊंगा नहीं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 दिया हुआ है। जी हाँ, मैं छोटा छोटा बातें कर रहा हूं। आप अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है पता है? विधि के समक्ष समानता की बात की गई है और विधियों के समान संरक्षण की बातें की गई है। ठीक है, पहला पॉइंट है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 में आपको हम बता दे, मूल धर्म जाति, ठीक है, मतलब धर्म जाति लिंग वंश और जन्म स्थान के आधार पर जो 5 आधार हैं, इस पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में नौकरियों में, जी हां दोस्तों, समानता की बात की गई है और इसमें 7 आधार बताए गए हैं। वह 7 आधार कौन कौन से हैं? तो धर्म जाति, जी हां दोस्तों, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, उद्भव के आधार पर और साथ ही साथ निवास के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई, मतलब छुआछूत को दूर करने की बात की गई है। तो वही सारी चीजें की गई हैं। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है भैया? राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो ये अनुच्छेद 15 है। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 है। ठीक है, 16 क्या कहता है दोस्तों? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन नियुक्ति से संबंधित ये है। और आपका अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। तो पहले का दूसरा, दूसरे का 1, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। तो आपको सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 2 मिल रहा है, और मतलब ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है, जो एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है, जो सही है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अनुच्छेद 370 किसे विशेष अधिकार का दर्जा, मतलब विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था? ठीक है ना, प्रदान करता था सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370, जी हां दोस्तों, भाग 21 आपका सम्मिलित था और इसे अब याद रखिएगा दोस्तों, विशेष राज्य के दर्जे से समाप्त कर दिया गया 5 अगस्त 2019 को। वह डेट आज भी हमें याद है। और 31 अक्टूबर, जी हां दोस्तों, 2019 को आधिकारिक रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश निकल करके आते हैं। तो यहां से भी है ना, अनुच्छेद 356 का संबंध है। अनुच्छेद 356 जब राज्य में क्या होता है दोस्तों, आपका पता होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। जब राज्य की जो सरकार है, ठीक है, वह क्या होती है दोस्तों, अपना बहुमत खो देती है या फिर संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती है, तो अनुच्छेद आपका जो 356 है, उसके तहत क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सिफारिश पर लगाया जाता है जब राज्य की सरकार अपना बहुमत खो दी हो। अनुच्छेद 365 के तहत जब संवैधानिक तंत्र से विफल हो जाती है, तब राष्ट्रपति शासन लगता है। तो इस तरह जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, तो जो उस राज्य की सरकार होती है उसको हटा दिया जाता है। उस राज्य का जो विधानसभा में मंत्री परिषद बनी हुई विधानसभा है, उसको भंग भी किया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है, या कुछ समय के लिए कार्य के संचालन के लिए रोक दिया जाता है। इस समय राज्य का बजट केंद्र सरकार की संसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इस समय राज्य का वास्तविक जो प्रधान हो जाता है वो राज्यपाल हो जाता है और इस समय राज्य से संबंधित कानून केंद्र सरकार ही बनाती है। ऐसे बहुत सारे प्रावधान यहां से देखने को मिलते हैं। अगला क्या है दोस्तों, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है, जी हां दोस्तों, अनुच्छेद 368 के तहत दिया जाता है। अनुच्छेद 368 के तहत आपको बता दें, पहली बात तो सिर्फ 2 प्रकार से ही संशोधन होता है। एक विशेष बहुमत से होता है
विशेष बहुमत से होता है और दूसरा जो होता है विशेष बहुमत, ठीक है, विशेष बहुमत प्लस, ठीक है, विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुमोदन, आधे राज्यों का अनुमोदन, ठीक है, राज्यों का अनुमोदन। कहने का मतलब यह है राज्यों का अनुमोदन, आधे राज्यों से, आधे से अधिक नहीं लिखा है, आधे राज्यों का। जैसे वर्तमान में भारत में क्या है दोस्तों, आप जानते हैं 28 राज्य हैं। अगर 28 राज्य में 14 राज्य किसी भी बिल पर, जो ऐसा बिल आया है जिसके लिए विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति पाना जरूरी है, तो उसमें 14 राज्य अपनी सहमति दे देते हैं, तो तुरंत क्या होता है दोस्त, वह बिल पास माना जाता है। हम लोग संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया अपनाए हैं वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाए हैं। कहां से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाए हैं। तो इस तरह की बातें भी आप समझ सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है दोस्तों, यह कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्या है दोस्तों, प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह भी बातें आपको पता होना चाहिए था। जी हां दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण यह शानदार श्रृंखला चल रही है। आप सभी को अपनी वीरता का प्रदर्शन दिखाने का यह बहुत सुनहरा मौका है कि आज तक आपने जो भी पढ़ा है, दिखाइए क्या दिखाना चाहते कि एकदम हमने सही पढ़ा है, क्या सही आंसर मिल रहा है? हमारा प्रश्न पहले पढ़ने से पहले आपके पास आंसर आ जाना चाहिए दोस्तों, मन में नहीं। अनुच्छेद 352, 356, 360 है, तो वित्तीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 360 में है। आज तक भारत में एक बार भी, ठीक है, एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है, याद रखिएगा, नहीं लगा है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो यहां तक कि न्यायाधीशों सहित जो प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन भत्ते जो सरकार पे काम कर रहे हैं, उनकी वेतन में कटौती की जा सकती है। लेकिन दोस्तों साफ साफ लिखा है, राष्ट्रपति राज्यपाल जब तक अपने पद पर रहेंगे तब तक इनके वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है, किसी भी स्थिति में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक बार प्रयोग हुआ है। कहां पर प्रयोग हुआ है? पहली बात तो आपको जान लीजिए, जो एक कैबिनेट शब्द है, मंत्रिमंडल, इंग्लिश में कैबिनेट बोलते हैं, इस शब्द का उल्लेख पहले नहीं था। अनुच्छेद, जी हां दोस्तों, 352 में इसका प्रयोग किया गया है। और यह जोड़ा कब गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। इस मंत्रिमंडल का जो प्रधान होता है वह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 से लेकर आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व 36 से लेकर के 351 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में उल्लिखित है। जो भाग आपका है वह कौन है? वह भाग है आपका चौथा, भाग चौथा है। और भाग 4 को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर जोर देता है। कैसा? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर जोर देता है, राज्य की स्थापना पर जोर देता है। याद रखिएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व वाद्य योग्य नहीं है, यह भी बातें आपको समझना चाहिए था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए एक, जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय आयोग
आयोग का प्रावधान किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 338 ए है। कौन सा है? अनुच्छेद 338 ए है। और अनुच्छेद 338 ए अपने आप में बहुत ही शानदार है, ठीक है ना? जितनी तारीफ इसकी की जाए वह अपने आप में कम है। आपको बता दे दोस्तों, पहले हमारे यहाँ एक ही आयोग हुआ करता था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। देश में 65वां संविधान संशोधन होता है 1990 में। इसको क्या किया जाता है? बहुदलीय बनाया जाता है, मतलब बहुसदस्यीय बनाया जाता है। ये जानना चाहिए आपको, बहुसदस्यीय बनता है। लेकिन दोस्तों आपको हम बता दें कि अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग जो आता है वह 89वां संविधान संशोधन होता है अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 2003 में। और इसी के तहत अनुच्छेद 338 ए जोड़ करके अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन पर जोर देता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 में साफ साफ, जी हां दोस्तों, जो भारत की विदेशी नीति का आधार है उसका उल्लेख है। इसमें साफ साफ लिखा है कि भारत, जी हां, दूसरे देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखेगा। भारत का जो संधि समझौते हैं उनको बरकरार रखेगा। और अगर भारत का किसी देश के साथ विवाद है तो उसको मध्यस्थता से हल करेगा। ये सारी बातों का सीधा सीधा यहीं पर उल्लिखित है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, नहीं, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। और इस परामर्श को मानना या ना मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। यह बातें आपको समझना चाहिए था। अगला प्रश्न आने से पहले दोस्तों, बहुत सारी बैचेस हमारे यहाँ चल रही हैं। यूपी टेट का बैच चल रहा है, सुपर टेट का बैच चल रहा है, हिंदी इंडिविजुअल क्लास, मैथ इंडिविजुअल क्लास, साथ ही साथ लेखपाल, आरओ जैसे, जी हाँ दोस्तों, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए जबरदस्त बैचेस स्टार्ट हैं। संविधान का अनुच्छेद 312 क्या करता है दोस्तों? अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की बात करता है। अखिल भारतीय सेवा का जो गठन का पहल राज्यसभा द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ आपको हम बताना चाहते हैं कि जो हमारी अखिल भारतीय सेवा पहले 2 थी, वर्तमान में 3 है। आईएएस, ठीक है ना दोस्तों, आईपीएस और आपका नहीं आईएफएस। याद रखना दोस्तों, आईएफएस को बाद में जोड़ा गया है। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? जो हमारे यहाँ, जी हां, प्रधान पद होगा वह वंशानुगत होगा, ठीक है? वह क्या होगा? वंशानुगत होगा कि वंशानुगत नहीं होगा? वंशानुगत नहीं होगा। जी हां, वंशानुगत का मतलब यह है कि दोस्तों जो जैसे राष्ट्रपति बन चुका है उसका लड़का भी राष्ट्रपति बने, ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर बनेगा भी तो चुनाव की प्रक्रिया को जीत करके आएगा। ये बातें समझना चाहिए था दोस्तों। कहने का मतलब निर्वाचित होकर के है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन नहीं सम्मिलित था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, अखंडता शब्द नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गणराज्य था। तो यहां 1, 2, 3 आंसर सीधा सीधा जाता है। इन तीनों शब्दों को आपको पता होना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 जनवरी 1977 को जोड़ा जाता है। 3 जनवरी 1977 को क्या होता है दोस्तों? जोड़ा
जोड़ा जाता है। इस तरह आप यहां से भी समझ सकते हैं। अगला क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है? जी हां दोस्तों, आपको पता होना चाहिए प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने बताया है कि जिस तरह जन्म कुंडली को देखकर उस बच्चे के भविष्य के बारे में एक क्या होता है दोस्तों, जो शास्त्री होता है वो बता देता है, उसी तरह प्रस्तावना को देख करके प्रस्तावना के अंदर छिपी हुई गहराइयों को बताना। हाँ जी हाँ, के मुंशी का यह कथन है, जन्म कुंडली का रूप दिया था। अगला प्रश्न आपके, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उद्देशिका। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, आपको पता होना चाहिए कि भैया कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आत्मा कहा था, लेकिन संविधान की जो आत्मा है वह उद्देशिका को कहा जाता है। उद्देशिका को ही संविधान की, जी हाँ दोस्तों, जन्म आपकी उद्देशिका को ही कुंजी भी कहा जाता है। साथ ही साथ उद्देशिका, आपको पता होना चाहिए, ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा या महत्वपूर्ण अंग भी इसको बताया था। ये बातें समझ में आई होंगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आपके पता होना चाहिए दोस्तों, जो संविधान है, संविधान के अंतर्गत एक प्रस्तावना है और इस प्रस्तावना में आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रस्तावना जो है इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जी हां दोस्तों, विचार की, अभिव्यक्ति की, उपासना की और धर्म की, विश्वास की। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अब जो ना हो उसी को याद रख लीजिएगा। आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। विश्वास की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता, तो विचार प्रकट करना मतलब अभिव्यक्ति से मतलब होता है। तो आर्थिक स्वतंत्रता की बातें नहीं की गई है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इकहरी नागरिकता का स्रोत कनाडा, जी नहीं दोस्तों। नागरिकता का प्रावधान 5 से 11 सही है। भारत में नागरिकता का स्वरूप दोहरी है क्या? यह गलत है क्या दोस्तों? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। तो भारत में दोहरी नागरिकता का स्वरूप नहीं है दोस्तों, इकहरी नागरिकता का स्वरूप है। यूएसए में दोहरी नागरिकता का स्वरूप है। तो आप जानते हैं कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसा? एकल नागरिकता का प्रावधान है, जिसको हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। यह बातें भी समझ गए होंगे। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी कहां से? इंग्लैंड से। एकदम सही बात है, आगे जाना ही नहीं है, इंग्लैंड से अपनाई थी हमने एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट। जब भी आपसे नेशनलिटी पूछी जाती है तो आप इंडियन ही बताते हैं और नो डाउट्स यहां सबके मन में ही होना चाहिए इंडियन। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या हुआ? किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का अधिकार मिला है। जी हां, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को जो नागरिकता मिलेगी, यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भी नागरिकता दी जाएगी। एकदम सही बात है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 1992 आया था, यह नागरिकता में दूसरा संशोधन था। आपको पता होना चाहिए नागरिकता में जो कानून बना था 1955 में बना था, इसमें अभी तक 6 बार संशोधन हो चुका है। 1986 में हुआ, 1992 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2015 में हुआ
और 2019 में हुआ तो जो 1992 में हुआ वह जो पहले देश के अंदर वंश के आधार पर नागरिकता दी जाती थी वह सिर्फ पिता के वंश के आधार पर नागरिकता दी जाती थी, माता के वंश के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाती थी। इसलिए दोस्तों यह आपका सही है, इसलिए आपका ये सही है कि इसी के तहत दी गई थी। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में किया गया था। यह बातें भी आपको पता होना चाहिए। फजल अली आयोग की सिफारिश के बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था दोस्तों। तो इसमें साफ साफ लिखा 36वें संविधान संशोधन के तहत जो 1975 में, ठीक है ना दोस्तों, आया, लागू हुआ। तो इस तरह आप कहानी, ठीक है, 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना था। जबकि 35वें संविधान संशोधन के तहत यह भारत का सह राज्य बना था। क्या बना था? भारत का सह राज्य बना था। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन था? तेलंगाना था। आंध्र प्रदेश से अलग हो करके, ठीक है ना दोस्तों, तेलंगाना 2 जून 2014 को देश का 29वां राज्य बना था। लेकिन बाद में नहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर का जो राज्य का अस्तित्व समाप्त हुआ, जिसके कारण वर्तमान में मात्र 28 राज्य ही अस्तित्व में है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया था? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश बनाया गया था। 1953 ईस्वी में मद्रासी भाषा से अलग हो करके तेलुगु भाषा नया राज्य बना था। तेलुगु, जी हाँ दोस्तों, नया राज्य बना था आपका आंध्र प्रदेश। और इसके लिए पोट्टी श्रीरामुलु ने जबरदस्त भूख हड़ताल किया था। 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु होती है। इसका, जी हाँ, पूरा श्रेय पोट्टी श्रीरामुलु को ही जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? तो संसद के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत। क्या दोस्तों, जबरदस्त के सेशन के दौर में आप लोग अपनी धैर्यता का परिचय देते रहते हैं, मजा आता है। आगे इसी तरह वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा। यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक आपको सफलता नहीं प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों आप सभी बच्चों को हमारी तरफ से जो यह नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, नवमी में, इसका बहुत बहुत आभार व्यक्त, और दशहरा के इस पावन पर्व की और इस माह के ये पूरा जो सिलसिला है, इन सभी में हम सब, याद रखिएगा दोस्तों, आपके लिए हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए अग्रणी बन रहे हैं। और अग्रणी होने का कारण यह है दोस्तों कि हम लोग छुट्टी के समय में भी आपको नहीं, क्या है, कुछ करने के लिए चाहत रखते हैं कि हमारे बच्चों का जो एक सिलसिला है वो टूटने ना पाए। मेहनत करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, सफलता निश्चित मिलेगी दोस्तों। आप लोगों का यह धैर्य बना रहेगा, आगे भी ऐसे क्लासेस चलती रहेंगी। तो दोस्तों आप सब लोग अपना, जी हाँ, यह परिचय प्रेम का बरसाते रहिएगा। नहीं, और आज का जो दोस्तों अनुच्छेद 3 है ये देख लिए होंगे। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 है। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता का दिया है। कुल 7 अनुच्छेद इससे संबंधित है दोस्तों। ये भी बातें आप जानना चाहिए नागरिकता का। तो ये दोस्तों आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। इन सभी बैचेस को, जो भी बैच आपको चाहिए उसमें आप, जी हाँ, दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके नहीं, जी हाँ, अपनी बातों को रख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा पूरा सिलसिला, जो दोस्तों आप सभी का स्नेह प्यार हम पर बना है और आगे भी इसी तरह बना रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को, जी हाँ, इन त्योहारों का बहुत बहुत, जी हाँ, बधाई। मन लगा करके नहीं
अपने त्योहार का भी उत्सव करिए, पढ़ाई भी करिए और माता पिता के प्यार से नहीं अपने, जी हाँ दोस्तों, प्यार को दिखाइए समाज में कि हम लोग भी समाज में कुछ कर सकते हैं। आप सबके लिए मेहनत करिए, मेहनत के आगे दुनिया घुटने टेक देती है दोस्तों। तो आप अगर टिकाना चाहते हैं तो दम लगा करके आगे आइए। तो आपने दिया यहां तक मेरा साथ, मुझे है पूरा विश्वास। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।